डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 की बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो जीवधारियों के नामक्लेचर है, जीवों के नामकरण से संबंधित जो भी उसमें सिस्टम दिए गए हैं, उन सिस्टमों के बारे में हम लोग जाने हैं, किस प्रकार जीवधारियों का नामकरण किया जाता है। अगली जो टॉपिक होगी वो वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन होगा, रिसोर्सेस फॉर स्टडी या बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लें। देखिए, जो भी वर्गीकी होती है या जीवधारियों को जब वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे साधन हैं जिन साधनों का हम प्रयोग करके जीवधारियों के वर्गीकरण को आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्हीं साधनों के बारे में हमें जानना है कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो वर्गीकरण करने में, ठीक है, जीवधारियों को वर्गीकरण करने में और अध्ययन करने में क्या है, सुविधाजनक होता है। तो उन्हीं साधनों के बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आएगा वो है प्राणी संग्रहालय। क्या है? प्राणी संग्रहालय है। प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय है, या इसी को हम कहते हैं म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम, ये प्राणी संग्रहालय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, प्राणी संग्रहालय जो होता है वह स्थान जहां पर जीवों के जो भी नमूने होते हैं या जो भी स्पेसिमेंस होते हैं या जीवों के जो भी अवशेष होते हैं, उन भागों को लेकर जब एक उचित स्थान पर प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, तो उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय कहते हैं। एक बार और बताएंगे कि जब जंतुओं के या प्राणियों के नमूनों को लेकर या उनके अवशेषों को लेकर और जब उसे प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय कहते हैं अथवा म्यूजियम कहते हैं। ठीक है, तो म्यूजियम जो होता है इसमें जो भी जंतु होते हैं उन जंतुओं के नमूने एकत्र करके रखा जाता है ताकि अध्ययन करने में भी और वर्गीकरण करने में भी क्या हो, सहायता मिल सके इसकी। तो इसलिए प्राणी संग्रहालय बना कर रखा जाता है। इसमें देखेंगे क्या किया जाता है कि इसमें जो भी जंतु होता है, ठीक है, उस जंतु के डेड बॉडी ली जाती है और डेड बॉडी को लेकर उसे फार्मेलिन विलयन में रखकर उसे जार में रख दिया जाता है। उसे क्या किया जाता है? जार में रख दिया जाता है। फार्मेलिन में उसके डेड बॉडी को रखने से उसके बॉडी जो होते हैं, ठीक है, वो सड़ते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार फार्मेलिन विलयन में रखकर जब जार में रख देंगे तो लंबे समय तक वो उसमें प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए फार्मेलिन विलयन में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर छोटा जंतु है तो उसे फार्मेलिन में के विलयन में रखा जाता है, लेकिन अगर बड़ा जंतु है तो बड़ा जो जंतु होता है तो बड़े जंतु को जार में रखना संभव नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनके बॉडी से जो भी कंकाल होते हैं या जो भी मांसपेशियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनके शरीर के अंदर भूसा भर दिया जाता है और फिर उसे सुखाकर व्यवस्थित करके उसे संग्रहालय में रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसको भविष्य में आवश्यकता पड़े तो उसको देखा जा सके, उसके बारे में क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, इसलिए रखा जाता है। आप लोग देखे भी होंगे जब 11 में आएंगे क्लास करने, ठीक है, तो बायोलॉजी की जो लैब है उस देखेंगे कि बहुत से जार में जंतु रखे जाते हैं। ठीक है, आप देखने को मिलेगा भी, विभिन्न प्रकार की स्पेसिमेंस देखने को मिलती है। तो वो स्पेसिमेंस जो रखे गए वास्तव में
जूलॉजी का जो लैब होता है या एक बायोलॉजी का जो लैब होता है उसमें जो भी जंतु रखे गए वो भी एक प्राणी संग्रहालय ही है, लेकिन वो छोटा एक है। अगर वही अधिक संख्या में रखा जाए और बड़ा हो तो वो बड़ा संग्रहालय कहलाएगा, बड़ा म्यूजियम कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या रखा जाता है, तो इसमें जंतुओं के दांत, हड्डी, नाखून, बाल, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी शरीर के अवशेष भाग होते हैं उन सभी भागों को म्यूजियम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये प्राणी संग्रहालय है। इसमें याद रखिएगा केवल जंतुओं की मैं बात कर रहा हूँ, जंतु रखे जाते हैं, पादप की अभी बात हम नहीं किए इसमें। ठीक है, तो प्राणी संग्रहालय में जंतुओं को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जंतुओं को प्रिजर्व करके रखा जाता है यानी प्राणी संग्रहालय में रखा जाता है, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जंतुओं को प्राणी संग्रहालय में जब रखा जाता है तो रखने का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य देखेंगे है, पहला अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला क्या है? अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए देखेंगे कि जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं और इन स्पेसिमेंसों को उनके एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिसमें सरलतम लक्षण वाले जो जीवधारी हैं उनको पहले, उसके बाद धीरे धीरे जटिलतम लक्षण वाले जंतुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रखा जाता है। इस प्रकार जंतुओं के लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिनके कारण अध्ययन करने में जंतुओं की सुविधाजनक हो जाता है, तो उनके लक्षणों का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से प्राणी संग्रहालय बनता है। पहला ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य देखेंगे, दूसरा उद्देश्य क्या है? तो दूसरा उद्देश्य जो है नई जातियों की खोज के लिए, नई जातियों की खोज के लिए, नई जातियों की खोज के लिए। ठीक है, देखिए जो वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक जब भी किसी जंतु को देखते हैं तो उस जंतु को देखने के बाद उसके नमूने लेकर उसे संग्रहालयों में भेजते हैं, ताकि ये पता करने के लिए कि क्या इस जंतु की खोज हो गई है कि नहीं। अगर खोज हो गई है तो उनके कौन कौन से लक्षण हैं। अगर उस संग्रहालय में रखे गए पहले से वो जंतु है और उनसे वो लक्षण मिल रहा है तो फिर वैज्ञानिक उस जीव के बारे में खोज नहीं करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी जीव जाति मिल गया है देखने को जो संग्रहालय में रखा गया है जंतु, उन जंतुओं से बिल्कुल भिन्न प्रकार के लक्षण है, तो ऐसे जीव जंतुओं की खोज करता है वैज्ञानिक। इस प्रकार नई जीव जातियों की खोज करने में सहायता मिलता है। किससे? म्यूजियम से मिलता है, क्योंकि अगर पहले से खोजी गई है और उनके लक्षणों के बारे में वर्णन है तो वो संग्रहालय में होगा और उससे लक्षण क्या होगा? मैच करेगा, मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे जंतु मिल गए जिनके लक्षण जो प्राणी संग्रहालय में रखे गए, म्यूजियम में रखे गए जंतु, उनसे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नई जीव जाति वाला है और इनके लक्षण भिन्न प्रकार के हैं। फिर वैज्ञानिक उसकी खोज में निकल पड़ता है, उनके लक्षणों के बारे में पता करना शुरू करता है, फिर उनका वर्गीकरण करता है, ठीक है, और उसे एक उचित स्थान देता है। ठीक है, तो इस प्रकार नई नई जातियों की खोज करने में प्राणी संग्रहालय से सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य देखेंगे, तीसरा है जैव विकास का प्रमाण। ठीक है, जैव विकास का प्रमाण है। जैव विकास के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ये देखेंगे कि जैव विकास का प्रमाण म्यूजियम से मिलता है। देखेंगे
कि जो भी म्यूजियम है उसमें जो भी जीव जंतु रखे जाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं। जो भी जीव जंतु रखे जाते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं। सबसे सरलतम जीवधारी, उसके बाद जटिलतम, उसके बाद और जटिलतम, उसके बाद उससे अधिक जटिलतम, इस तरह करके प्राणियों को व्यवस्थित करके रखा जाता है। इस प्रकार जब उसको देखा जाता है तो जीवधारियों के जो लक्षण है वो सरलतम से जटिलतम की ओर दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि जो भी जीवधारी बने हैं वो सरल जीवधारियों से ही बने हैं और उनमें समय समय पर जटिलता जब आती गई तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से रखने से जैव विकास का प्रमाण भी मिलता है, जैव विकास के प्रमाण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 है। इसके अलावा चौथा देखेंगे कि जो भी म्यूजियम होता है, म्यूजियम में जो भी जंतु रखे जाते हैं या प्राणी रखे जाते हैं उनको जब क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो उनके विकासी संबंध को भी देखा जा सकता है। उनके विकासी संबंध को भी देखा जा सकता है कि जीवधारियों का विकास किस प्रकार हुआ और किन जीवधारियों का दूसरे जीवधारियों से किस प्रकार उनका संबंध है। इन संबंधों के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, उन संबंधों के बारे में भी पता चलता है। तो ये सब जो है म्यूजियम के द्वारा, ठीक है, म्यूजियम के जो है ये उद्देश्य है, म्यूजियम बनाने का यही उद्देश्य है। ठीक है, म्यूजियम बनाने का यही सब उद्देश्य है कि जो भी प्राणी होते हैं उनका अध्ययन करने में सुविधाजनक हो, नई जातियों की आसानी से खोज हो सके, जैव विकास का प्रमाण भी आसानी से मिल जाता है और उनके विकासी संबंधों के बारे में भी पता चल जाता है। तो म्यूजियम को स्थापित करने का मुख्य यही उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे कुछ म्यूजियम भारत में भी है और विश्व में भी है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है ये लंदन में है। ठीक है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में यह स्थापित है। एक और म्यूजियम है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम, वाशिंगटन है। ठीक है, तो बहुत से म्यूजियम है, भारत में भी म्यूजियम है। देखेंगे कहाँ है, मुंबई म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, मुंबई म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है ये मुंबई में है, जो कि मुंबई में से स्थापित किया गया है। तो भारत में भी कई जगह म्यूजियम है जहाँ पे प्राणियों को प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा म्यूजियम। अगला टॉपिक देखेंगे अगले टॉपिक है प्राणी पार्क है। प्राणी पार्क जूलॉजिकल पार्क कहेंगे। जूलॉजिकल पार्क है। ये जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? बहुवचन कर देखिए, जूलॉजिकल पार्क जो होता है जंगलों में रहने वाले जो भी प्राणी होते हैं या जंतु होते हैं उन प्राणियों को लेकर किसी एक निश्चित क्षेत्र में रखकर उसको संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? वो स्थान प्राणी पार्क कहलाता है, जूलॉजिकल पार्क कहलाता है। जंगलों में रहने वाले प्राणियों को लेकर उसे एक निश्चित स्थान पर रखकर उसे प्रिजर्व करना या संरक्षित करना, उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? प्राणी पार्क कहते हैं अथवा जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क में जो है जीवित, याद रखिएगा, जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जैसे अभी हम म्यूजियम में बताए हैं कि उसमें जो रखे जाते हैं उसमें भी प्राणी रखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो भी प्राणी रखे जाते हैं उनके डेड बॉडीज रखी जाती है, जिससे फार्मेलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है या उनके बॉडी का कोई अवशेष होता है, ठीक है, उसे रखा जाता है, तो वो डेड बॉडीज होती है। लेकिन जूलॉजिकल पार्क जो होता है इसमें जीवित प्राणी रखे जाते हैं। ठीक है,
ज़्यादातर जूलॉजिकल पार्क में उन्हीं प्राणियों के सदस्यों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे है। भविष्य में हो सकता है कि विलुप्त हो जाए, या दुर्लभ जातियां होती हैं जिनकी संख्या क्या हो गई है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो उनको जब संरक्षित करके रखेंगे तो उनकी धीरे धीरे प्रजनन क्रिया जब होगी तो उनकी जात के सदस्यों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर विलुप्त होने की चांसेस भी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसीलिए जूलॉजिकल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क बनाने का उद्देश्य क्या है देखेंगे। जूलॉजिकल पार्क पहला उद्देश्य क्या है, इसका भी उद्देश्य जान लिया जाए। ठीक है, पहला जो होगा कि प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन। जूलॉजिकल जो पार्क होता है उसमें जो भी प्राणी रखे जाते हैं, पहला इसका उद्देश्य देखेंगे उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो भी प्राणी है जिसे हम प्रिजर्व करके या ये कहें कि संरक्षित करके रखे हैं एक निश्चित स्थान पर, तो उस जंतु के जो भी व्यवहार है, उनके लक्षण हैं, उनके स्वभाव क्या हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए प्राणियों को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। ठीक है, उनका नेचर कैसा है, उनका लक्षण कैसा है, ठीक है, तो इन बातों को अध्ययन करने के लिए ही जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं। दूसरा जो है जंतुओं का संरक्षण, दूसरा जो है जंतुओं का संरक्षण है। जो दूसरा जो है जंतुओं का संरक्षण है, देखेंगे अभी मैं बताया हूं कि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके जात के सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे जंतुओं के सदस्यों को लाकर जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके, ठीक है, और उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाया जा सके, इसलिए जूलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाते हैं। तीसरा क्या है देखेंगे कि जंतुओं के प्रजनन, जंतुओं के प्रजनन को बढ़ाना। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में जो भी विलुप्त के कगार पर रहने वाली जातियां होती हैं, जीव जातियां होती हैं, उन जीव जातियों को लाकर संरक्षित किया जाता है, फिर प्रजनन क्रिया कराया जाता है और उनकी अगली पीढ़ी जो है उत्पन्न की जाती है, जिससे उनके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े और विलुप्त होने की चांसेस क्या हो, कम हो। इसलिए जूलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाते हैं और उनमें प्राणियों को रखे जाते हैं। ये तीन उद्देश्य हो गए। चौथा उद्देश्य देखेंगे कि जीन बैंक, चौथा जो जीन बैंक चौथा जो है जीन बैंक है। ये देखेंगे कि जो भी जूलॉजिकल पार्क है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं तो उनके अंदर पाए जाने वाले जीन भी जो होते हैं, अगर इनके जात के सदस्य जीवित हैं तो उनके जीन बैंक भी क्या होते हैं, जीवित बने रहते हैं। ठीक है, उनके जात के भी जो सदस्य होते हैं उनमें जीन की संख्या जो है बनी रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जीन बैंक के बने होने के कारण ही उनकी जो भी जीन बैंक जब जीवित रहेंगे तो अगली पीढ़ी भी जो क्या होगी, बनी रहेगी। इस पृथ्वी पर उनकी संख्या क्या है, बनी रहेगी, ताकि उनके जात के सदस्य क्या रहे, सुरक्षित बना रहे, उनके जात के सदस्य क्या रहे, सुरक्षित बना रहे, यानी जीन बैंक भी इनका बना रहता है जूलॉजिकल पार्क में रखने से जो भी प्राणी होते हैं। ठीक है, ई जो होगा, ई देखेंगे ये क्या होगा, इसमें अध्ययन में सुविधा या मनोरंजन के लिए कर दिया जाए, ये बढ़िया है।
से प्राणी पाए जाते हैं और इन प्राणियों को देखने के लिए लोग जाते हैं। इस प्रकार मनोरंजन में भी ये सहायक होते हैं। तो ये मुख्य रूप से उद्देश्य हैं, इतने उद्देश्य हैं जो कि जूलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। तो ये रहा जूलॉजिकल पार्क। अगला जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत में कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क हैं, उनके नाम जान लिया जाए। तो पहला इसमें है नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। क्या है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है यह दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली है। तो ये न्यू दिल्ली है, किस नाम से? नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। अगला देखेंगे इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, इंदिरा गांधी, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क है। कहाँ है ये? विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये जूलॉजिकल पार्क स्थापित है। तीसरा जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, हैदराबाद है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, नेहरू जूलॉजिकल, ठीक है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। और ये कहाँ है? ये जो है हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है, यानी ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और भी बहुत से हैं जूलॉजिकल पार्क। एक है एलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है जो कलकत्ता है। कहाँ है? कलकत्ता में है। तो ये भारत के जो प्रमुख जूलॉजिकल पार्क हैं उनके नाम थे। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, अगला जो टॉपिक है वनस्पति संग्रहालय। क्या है? वनस्पति संग्रहालय है, वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय। इसी को हम कहते हैं हार्बेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्बेरियम कहते हैं। हार्बेरियम। ये वनस्पति संग्रहालय क्या होते हैं? देखिए, जिस प्रकार आप लोग को उधर जो म्यूजियम बताए थे, ठीक उसी प्रकार ये वनस्पति संग्रहालय होते हैं। ठीक है, जिनमें पौधे के जो भी अवशेष भाग होते हैं उनको रखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है वह स्थान जहाँ पर पौधे के पत्ते, तना या कोई भी भाग प्रिजर्व करके रखा जाता है, उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति संग्रहालय। याद रखिएगा, यहाँ केवल पौधे की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम आप लोग को म्यूजियम में बताए थे कि वहाँ पे जंतुओं के डेड बॉडीज को रखा जाता है, लेकिन वनस्पति संग्रहालय में देखेंगे पौधों के बॉडी को रखा जाता है। पौधे के कोई भी भाग हो, चाहे तना हो या पत्ते हो या पुष्प हो या जड़ हो, कोई भी भाग हो, उस भाग को सुखाकर, ठीक है, उसे रखा जाता है। ठीक है, भविष्य में उनके लक्षणों के अध्ययन करने हैं या उनके वर्गीकरण जानने हेतु क्या है? वनस्पति संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। वनस्पति संग्रहालय में जो भी पौधे के भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती या तना जो होता है, उनको पहले सुखा लिया जाता है और उसे सुखाकर एक हार्बेरियम शीट होता है, उस हार्बेरियम शीट पर चिपका दिया जाता है और उनके वर्गीकरण उस शीट के ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसे व्यवस्थित लाकर उस वनस्पति संग्रहालय में, ठीक है, रख दिया जाता है, हार्बेरियम में रख दिया जाता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो उसे निकाल कर अध्ययन किया जाता है या उनके लक्षणों के बारे में जाना जाता है। तो वनस्पति संग्रहालय स्थापित करने का यही उद्देश्य है। ठीक है, देखिए भारत में
बहुत से वनस्पति संग्रहालय हैं, जैसे FRI है, देखेंगे FRI है, भारत में बहुत से वनस्पति संग्रहालय हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका पूरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये है देहरादून। क्या है? देहरादून है, जहाँ पर लगभग 3.6 लाख, ठीक है, लगभग 3.6 लाख पौधे के जातियों के, ठीक है, नमूने को लेकर उसे वहां पर संग्रहित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हार्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, कहाँ है? कलकत्ता है, और ये भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम है, जहाँ पर लगभग 10 लाख जो है इनके नमूने को एकत्रित करके रखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगला है हार्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में भी एक है हार्बेरियम, जहाँ पे लगभग 40,000 नमूने रखा गया है। ठीक है, चौथा जो है मद्रास हार्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर है, जहाँ पर 2 लाख नमूने रखे गए हैं पौधे के। ठीक है, तो ये भारत के जो हार्बेरियम है उनके 4 ये नाम थे। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर चारों हैं, जिसमें कलकत्ता का सबसे फेमस है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अगर हार्बेरियम है तो कलकत्ता का है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो ये हार्बेरियम है। अब अगला देखेंगे कि वनस्पति संग्रहालय के उद्देश्य क्या है, इनके उद्देश्य क्या है। ये तो हम बता दिए आप लोगों को, वनस्पति संग्रहालय क्या है, हार्बेरियम क्या है, इनके उद्देश्य जान लिया जाए, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हार्बेरियम स्थापित करने का प्रथम उद्देश्य जो है कि जो भी पौधे हैं उन पौधे के बाह्य आकारिकी के लक्षणों के बारे में अध्ययन करना, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होता है, उन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना कि बाह्य रूप से वो पौधा किस प्रकार दिखता है, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन सभी लक्षणों के बारे में अध्ययन करना जो है, ये हार्बेरियम में जो रखे जाते हैं पौधे, इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख यही है, और पौधों को वर्गीकरण करने में सहायता। ठीक है, पौधों के नई जब पौधे खोज की जाती है तो उन पौधों को भी जो संग्रहालय में पहले से हम उनके नमूने जो संचित करके रखे हैं उनसे उनके लक्षणों को मैच कराते हैं, और नई पौधे के जातियों के बारे में भी पता चलता है। क्योंकि अगर पहले से अगर पौधा खोजा गया है और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी है तब तो पता चल जाता है, अगर उससे लक्षण मिलता है तो, अगर लक्षण नहीं मिलता है तो फिर उसको खोज किया जाता है, यानी वैज्ञानिक उसको खोज करते हैं कि किस प्रकार का पौधा है, उनका वर्गीकरण करता है, उसका नामकरण करता है। ठीक है, फिर उसे उचित स्थान देता है वर्गीकरण में। ठीक है, तो ये वनस्पति संग्रहालय का ये दूसरा उद्देश्य है। अगर देखेंगे कि वनस्पति संग्रहालय में हार्बेरियम सीट कैसे तैयार किया जाता है। वनस्पति संग्रहालय में जो हार्बेरियम सीट बनाया जाता है, जिस पे पौधे के जो भी अवशेष होते हैं, जो भी भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको चिपका कर रखा जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक सीट होती है, हार्बेरियम सीट कहते हैं, ये हार्बेरियम सीट है। ठीक है, जो कि 12 इंच लंबा चौड़ा और 18 इंच जो होता है लंबा होता है। 12 इंच जो होता है चौड़ा होता है और 18 इंच लंबा एक पेपर होता है, एक कागज होता है विशेष प्रकार के, इसी को हार्बेरियम सीट कहते हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं, जिस पौधे को के नमूना लेना होता है, उस पौधे के पत्ते या जड़ या तना जो भी लेना है उसको लिया जाता है, और उसको लेकर, ठीक है, जो भी पेपर होता है उस पेपर पर, दूसरे पेपर पर, यहाँ पर नहीं, हार्बेरियम सीट पर नहीं, दूसरे पेपर पर रखकर उसे दूसरे पेपर से ऊपर से रखकर ढक दिया जाता है और उसे दबा दिया जाता है।
ठीक है। लगभग 48 से 72 घंटे तक इस तरह करके रखा जाता है। 48 से 72 घंटे के बाद जब निकालते हैं तो वो लगभग कुछ सूख जाता है। अगर उसके जो भी भाग हम लिए हैं अगर वो सरस है यानी वो रस भरा युक्त है, तब उसे हम फार्मेलिन विलयन में रखते हैं। तब उसे हम किस में रखते हैं? फार्मेलिन विलयन में रखते हैं और उसे जार में रख दिया जाता है। लेकिन अगर वो सरस वाला हिस्सा नहीं है, जो भी हो, तना हो या पत्ती हो, उसमें रस भरा नहीं है, ठीक है, वो आसानी से उसको सुखाया जाए तो सूख सकता है। फिर उसको लेकर दबा दिया जाता है, ठीक है, और दबाने के बाद उसे ठीक प्रकार सुखा लिया जाता है। और सुखाने के बाद इस हार्बेरियम शीट पर टेप की सहायता से चिपका दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए पत्ती ही ले लिए, ये पत्ती है मान लीजिए, अगर पत्ती ही हम ले लिए हैं, ये पत्ती ही ले लिए और पत्ती को इस प्रकार सुखाकर उसे यहाँ पे रख देंगे या फिर टेप से चिपका देंगे। और इस शीट के ऊपर दाहिने साइड में यहाँ पे देखेंगे, दाहिने साइड इनके जो भी लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम, इनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो भी फाइलम है, इसके अलावा क्लास क्या है, इसका वर्ग क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, वंश क्या है, स्पीशीज क्या है, ये सभी इस पर लिख देंगे। और लिखने के बाद, ठीक है, फिर इसको फाइल में लाकर रख दिया जाता है। और फाइल लाकर एक स्टील से बनी अलमारी होती है, उस अलमारी में रख दिया जाता है। इस प्रकार उसे संरक्षित करके रख दिया जाता है। आवश्यकता पड़ता है तो पुनः इस फाइल को निकालकर इसको देखा जाता है और इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार ये हार्बेरियम शीट तैयार किया जाता है और इसको फाइल के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये वनस्पति संग्रहालय के लिए तो आज के लिए बस इतना ही। अभी इससे संबंधित एक और टॉपिक छूटा है जो कि आप लोगों को हम कल बनाकर वीडियो सेंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।